Hello guys, good morning everyone. Today is day 8 and I am going to do very important questions that came in the previous year. If you are preparing for DSSB PGT Commerce or KBS NVS PGT, then you must watch this video series. It will be very beneficial for you. So friends, let's start today's class. First question is 151. Under which of the following conditions employer is sorry under which of the following conditions employer is liable to pay compensations to a workman? First option is if there is personal injury to workman. Second is if injury is caused by an accident at workplace. Third is if the accident is caused by disobedience of the employee in the use of safety measures, and fourth is if the injury results in the death of the worker if total or partial disablement lasted for 2 days, and last option is if accident occurred due to the influence or drugs on workmen. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1, 2 and 4 इसमें क्या क्या होगा? इफ़ देयर इज़ पर्सनल इंजरी टू वर्कमैन। सेकंड है इफ़ इंजरी इज़ कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। कंपनसेशन कब मिलेगा वर्कमैन को, ये पूछा है, ठीक है। तो अगर क्या क्या है, पर वर्कमैन को अगर इंजरी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड है इफ़ इंजरी इज़ कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस में अगर कोई भी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है तो, या फिर फोर्थ क्या है इफ़ एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन वर्कमैन। सॉरी ये तो फिफ्थ है। फोर्थ इफ़ द इंजरी रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द वर्कर इफ़ टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट लास्टेड फॉर 2 डेज। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 152। A training needs analysis which attempts to identify the context of the training is called। तो इसमें क्या पूछा है? ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, ट्रेनिंग को ज़रूरत होती है एनालिसिस की कौन सी अटेम्प्ट में, टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट टू द ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है उस ट्रेनिंग को? फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, सेकंड इज ऑपरेशनल एनालिसिस, थर्ड इज डिपार्टमेंटल एनालिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडिविजुअल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स इस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल एनालिसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज द significance of a cumulative preference years? What is the significance of a cumulative preference years? First option is the dividends will always be greater than those paid on the ordinary shares. Second है if the company cannot afford to pay a dividend one year, the missed dividend can be paid out of future years profits. And third है each year the dividend per share increases, and fourth option is dividend will always be paid on such shares। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ए फर्म शोज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स। एक फर्म क्या शो कर रहा है? प्रोडक्शन 120 यूनिट्स। प्रोडक्ट फॉर द मंथ डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 3 आवर्स एट ₹12 पर आवर। बजट लेबर कोस्ट फॉर द मंथ शुड बी। तो इसका क्या पूछ रहा है कि बजट लेबर इस मंथ में क्या होना चाहिए। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 120 यूनिट्स, और डायरेक्ट लेबर कोस्ट है, डायरेक्ट लेबर को कोस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 दिया हुआ है 3 आवर्स और 12 पर आवर। तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट कितना हो जाएगा? 36 रुपीज़ पर आवर और पर यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं बजट लेबर कोस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बजट लेबर कोस्ट आ जाएगा 120 इंटू
36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4320 रुपीज़। तो आंसर इसका कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है स्टॉक प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड। स्टॉक प्राइस क्या है, XYZ का स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट ₹60 है। द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट 12% पर ईयर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकालने बोला है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैसे निकलेगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाय प्राइस इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, डिविडेंड हो गया हम लोग का 6 बाय प्राइस हो गया 60 इंटू 100 प्लस ग्रोथ कितना हो रहा है, तो 12% ग्रोथ हो रहा है। तो ये कट गया, 6 कट गया, क्या हो जाएगा 10% प्लस 12%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन। डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशंस ऑफ पावर एट टॉप लेवल, सेकंड है इनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क्स, थर्ड है अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट लाइन्स ऑफ डिसीजंस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 80% ऑफ सेल्स ऑफ ₹10 लाख। सेल्स कितना दिया हुआ है 10 लाख ऑफ ए फॉर्म आर ऑन क्रेडिट, इट हैज़ अ रिसीवेबल टर्न ओवर है 8। व्हाट इज़ द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा 360 डेज अ ईयर। एक साल में 360 डेज हो रहा है। एवरेज डेटर ऑफ द फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल निकालेंगे। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा 10 लाख का 80%, तो कितना निकल गया हम लोग का 8 लाख। अब देखते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्रेडिट सेल का वैल्यू है, सबसे पहले तो देखते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8। क्रेडिट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब निकला कितना हम लोग का, अरे यार क्या हो रहा है, 8 लाख बाय क्या हो जाएगा 8 लाख बाय हो जाएगा एवरेज डेटर्स। इसलिए एवरेज डेटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज डेटर इज इक्वल टू 8 लाख बाई 8 हो गया, 8 लाख बाई 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख
और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर 360 डेज बाई क्या होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। तो 360 बाई कितना निकला, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग का है 8, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 360 बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 45 डेज। तो 45 डेज और 1 लाख इसका वैल्यू निकला, एक तो 1 लाख एक 45 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 158। ए मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट्स होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क स्पेशलाइजेशन, सेकंड है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है फॉर्मेलाइजेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन है डी डिपार्टमेंटलाइजेशंस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। स्पेन ऑफ क्या हो जाएगा मैनेजमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए फ्लेक्सिबल बजट। तो कौन सा बेस्ट मतलब ऑप्शन है इसमें से फ्लेक्सिबल बजट का। फर्स्ट ऑप्शन है ए बजट विच इज़ अपडेटेड विथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज दे ऑकर ड्यूरिंग द बजट पीरियड। सेकेंड है ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। थर्ड है ए बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट मॉडल। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए बजट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में होता है, दिखाया जाता है इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160, जो कि है द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो नाफ्टा जो है दोस्तों वो कौन कौन से कंट्री में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। सेकंड है ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड कनाडा। एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड क्या हो जाएगा मैक्सिको। तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं नाफ्टा के बारे में। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ दोस्तों, नाफ्टा इम्प्लीमेंट हुआ था 1994 में। और ये इफ़ेक्ट कब हुआ, तो 1 जनवरी 1994 को, 1 जनवरी। इनकरेज बिटवीन द यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा के बीच में हुआ था, ठीक है, यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो कौन सा यूनिक मतलब कौन सा कॉमन टाइप है दोस्तों डिपार्टमेंटल का। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड है ज्योग्राफी डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है कस्टमर मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162। A form of security analysis that attempts to forecast the movement of prices of securities based on its historical prices is called। हिस्टोरिकल प्राइसेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड है कंपनी एनालिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। अब आते हैं जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 163। A fill in the blanks is the joining of two firms in order to form a third company in which the equity is shared। इसमें क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ दोस्तों, इसमें फिल करना है। तो जॉइनिंग ऑफ टू फर्म्स होता है इन ऑर्डर टू अ फर्म और थर्ड कंपनी। तो ये कौन सा शेयर होगा। फर्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेकंड है जॉइंट वेंचर, थर्ड है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों मेजॉरिटी इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फर्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 164, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ए सब ऑर्डिनेट हैज़ टू वर्क अंडर मोर देन वन बॉस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है,
एक से ज़्यादा बॉस काम करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में, जो कि है विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज के कमी के कारण एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है, इस डिफ़िकल्ट इस रिसर्च को, मार्केटिंग रिसर्च को। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव, सेकंड है गैदरिंग डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, थर्ड है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है गैदरिंग डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 166। ए पर्सनालिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर्स डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट दे कंट्रोल देयर ओन फेट इज कॉल्ड। दे कंट्रोल देयर ओन फेट इज कॉल्ड, ये क्या कौन कंट्रोल करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज इको स्ट्रेंथ, सेकेंड इज कन्वेंशनल, थर्ड ऑप्शन इज प्री कन्वेंशनल एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 167, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर कॉस्टिंग। कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्टिंग के लिए है? फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, सेकंड है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, थर्ड है कंट्रीब्यूशन अप्रोच, थर्ड क्या है? कंट्रीब्यूशन अप्रोच एंड थर्ड है कंट्रीब्यूशन अप्रोच एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टू स्टार्ट। तो कौन सा ओनरशिप का टाइप है जो क्या होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड पार्टनर, सेकंड है जनरल पार्टनर, थर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉरपोरेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? बस एक ही सेलर होता है इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही लीस्ट अमाउंट से भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में बी लार्जर इन द केस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट, सेकंड है अनपॉपुलर सुपीरियर, थर्ड है अनट्रेंड सबऑर्डिनेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन रूटीन टास्क। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है a country's fill in the blanks is the difference between the value of countries import and export over time. First option is current account, second is gross national product, third is purchasing power parity and fourth option is foreign exchange reserve. So friends, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, current account. The country's current account is the difference between the value of a country's import or exports over time. करेंट अकाउंट में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ओवर टाइम होता है, उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस इम्पेलिंग एक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राइव, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड इज री इन्फोर्समेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्यू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्राइव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172, व्हेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी इजीली डिफरेंशिएटेड। किसमें प्रोडक्ट्स इजीली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है ए हायर प्राइस कैन बी चार्ज, सेकंड है ए स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट, थर्ड है देयर इज लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशंस फ्रॉम द कॉम्पिटिशंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस मस्ट बी चार्ज। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देयर इज ए लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशंस फ्रॉम द कॉम्पिटिशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NESOP
फर्स्ट ऑप्शन रिमूव्स द नीड फॉर ए continuous performance appraisal. Second is a device to transfer the business to a small group of key loyal employees. Third eliminates the need to perform a complete valuations of the ventures. And fourth option है motivates employees because they realize they are working for themselves. So friends, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, motivates employees because they realize they are working for themselves. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि ए फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सेपरेट एंटिटी दैट इन्वॉल्व्स अ पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. फर्स्ट ऑप्शन इज लिवरेज बाय आउट, सेकंड ऑप्शन इज फ्रेंचाइज, थर्ड ऑप्शन इज जॉइंट वेंचर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज मर्जर. फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट वेंचर. अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 106. क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द बीसीजी मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑप्शन इज एलिफेंट, सेकंड इज स्टार, थर्ड इज डॉग एंड फोर्थ ऑप्शन इज केस काउ. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट. एलिफेंट एलिमेंट्री कंपोनेंट नहीं होता है दोस्तों. और बीसीजी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो स्टार डाइवेस्ट होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क एक होता है जो कि क्या बोलते हैं उसको, डाइवेस्ट, इन्वेस्ट, ये सब होता है. और एक होता है डॉग होता है, और एक होता है केस काउ. एक होता है क्वेश्चन मार्क जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उसके बदले एलिफेंट दिया हुआ है, जो कि एलिफेंट इसमें से बीसीजी मैट्रिक्स के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट इंटेल्स रिडक्शंस और टर्मिनेशंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस along with the leave of objectives set below the past achievement can be termed as. फर्स्ट ऑप्शन है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, सेकंड ऑप्शन है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ स्ट्रेटेजी. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी. अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, देखते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का टाइप्स, रिट्रेंचमेंट का. ठीक है, रिट्रेंचमेंट का टाइप्स क्या है दोस्तों. टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फर्स्ट है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, बी है डाइवर्समेंट एंड सी है लिक्विडेशन. ये इसका टाइप होता है रिट्रेंचमेंट का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 177, क्वेश्चन नंबर 177, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स is a tool for evaluating how satisfactory a corporate entity has discharged its फर्स्ट ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट ऑप्शन है कॉरपोरेट ऑडिट, सेकंड है सोशल ऑडिट, थर्ड है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑडिट. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सोशल ऑडिट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है कंसीडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Considering an example in the textile industry, if a dyeing units take over a spinning and weaving units, such an integration is called as. क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज डायगोनल इंटीग्रेशन, थर्ड इज कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्टिकल इंटीग्रेशन. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल इंटीग्रेशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 में, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स यूजुअली कंपेयर्स द एक्चुअल डाटा विथ एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन. फर्स्ट ऑप्शन इज बेस कॉस्टिंग मेथड, सेकंड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, थर्ड इज जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड्स. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर प्राइमरीली टेकन फॉर. फर्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पस, सेकंड है शॉर्ट टर्म पर्पसेस, थर्ड है मीडियम टर्म पर्पसेस एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म पर्पसेस. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म पर्पसेस. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 181, विच वन ऑफ द क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट
नॉट ए component एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, घटक नहीं है पोर्टर्स मॉडल जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। फर्स्ट है ऑप्शन है प्लेस लीडरशिप, सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, थर्ड है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ ऑप्शन है फोकस्ड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटेजी। प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों। माइकल पोर्टर का जो बुक आया था वो कब हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, इन 1985 माइकल ई पोर्टर इन हिज बुक, माइकल ई पोर्टर इन हिज बुक, कौन सा बुक में था, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में था। और इसका चार्ट टाइप क्या क्या होता है दोस्तों, माइकल पोर्टर्स का जो फोर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज में डिवाइड किए थे, फोर जेनेरिक क्या क्या है, कॉस्ट लीडरशिप फर्स्ट है दोस्तों, कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड है डिफरेंशिएशन, थर्ड है कॉस्ट फोकस एंड डी नंबर है डिफरेंशिएशन फोकस। एक तो है डिफरेंशिएशन बस है दोस्तों और एक है डिफरेंशिएशन फोकस। तो इसमें प्लेस लीडरशिप नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है विच अमोंग द फॉलोइंग मेथड्स इज एसेंशियली एन इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस। तो कौन सा इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस का मेथड है दोस्तों। फर्स्ट है बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस एनालिसिस, थर्ड है ड्यू पॉइंट एनालिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है केस फॉलो एनालिसिस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 183, जो कि है इफ़ वी ड्रॉ अ मैट्रिक्स ऑफ SWOT एनालिसिस। अगर हम SWOT एनालिसिस को ड्रॉ करते हैं मैट्रिक्स में, इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर्स बी प्लेस्ड। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा एंटर मार्केट प्लेयर्स में। फर्स्ट ऑप्शन इज वीकनेस, सेकंड इज अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज थ्रेट। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंजेस द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एक्यूरेंस इवेंट्स। कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, किसके सबसे पहले क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, थर्ड है हॉथन स्टडीज एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये फर्स्ट में आया। उसके बाद होगा सॉरी फर्स्ट में होगा दोस्तों इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, फिर होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर होगा हॉथन, मतलब ये फर्स्ट में आया, सेकंड में हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हॉथन स्टडीज़ हुआ थर्ड में, एंड सबसे लास्ट में होगा दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कब हुआ था, तो 1954 में आया था। ये कौन दिया था दोस्तों, पीटर एफ ड्रकर ने दिए थे। अब देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट है दोस्तों, जो कि 1911 में आया था ये, और ये कौन दिए थे, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, कौन दिए थे, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिए थे। कब दिए थे, 1911 में। अब देखते हैं हॉथन स्टडीज़ दोस्तों, जो कि 1950 में आया था।
1950 में आया था ये। और ये कौन दिया था? लैंड्सबर्गर। लैंड्सबर्गर। और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ था दोस्तों एरा 1850 के आसपास में। 1850 के आसपास में। तो सबसे पहले कौन सा आया? इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ। सेकंड हुआ 1911 जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ। और थर्ड है हॉथर्न स्टडीज जो कि 1950 में हुआ। और सबसे बाद में आया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ए बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज। ए बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए टूल टू बैलेंस करंट एंड कैपिटल लाइबिलिटी। सेकंड ऑप्शन है ए मेथड टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म। थर्ड ऑप्शन है एसेंशियली ए बैलेंस शीट ऑफ ए फाइनेंशियल मैटर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बैलेंस्ड इन अ बैलेंस्ड वे। सो फ्रेंड्स इसका बैलेंस स्कोर कार्ड इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ बैलेंस्ड वे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 186 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस का? फर्स्ट ऑप्शन है कन्फ्रंटेशन, सेकंड है बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशंस, थर्ड है गोल कंपेटेबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है सिनर्जी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फॉर ऑप्शन नंबर ए कन्फ्रंटेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 जो कि है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा टर्नओवर रेशियो, सेकंड है फाइनेंशियल लिवरेज, थर्ड है लीगल फ्रेमवर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है केस फॉलो एबिलिटी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा टर्नओवर रेशियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 188 जो कि है द यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इन द ईयर। कौन सा यूनाइटेड नेशंस कब कौन सा ईयर में आया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1966, सेकंड है 1945, थर्ड है 1960 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1950। सो फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966 में। 1966 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है 189 ABC लिमिटेड बाइज 77% ऑफ अवेलेबल शेयर्स ओनरशिप ऑफ XYZ Corp. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट XYZ Corp. तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ नो लॉन्गर ए कंपनी, सेकंड है इट इज़ ए होल्डिंग कंपनी, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ए इंडिपेंडेंट कंपनी एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ ए सब्सिडियरी कंपनी। सो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर सब्सिडियरी कंपनी होगा क्योंकि ABC लिमिटेड अलग है और ये ओनरशिप है, ठीक है। और XYZ क्या है उसमें कॉर्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग XYZ, तो वो क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी XYZ होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190 दोस्तों जो कि है द एबिलिटी ऑफ टू और मोर यूनिट्स। जब दो से ज़्यादा यूनिट्स जनरेट किया जाता है ग्रेटर वैल्यू बाय वर्किंग टुगेदर देन दे विल बी वर्किंग इंडिविजुअल्स इज टिपिकली कॉल्ड एज। तो ऐसे इंडिविजुअल वर्किंग को क्या कहा जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ ऑप्शन है सिनर्जी। सो फ्रेंड्स ऐसे इंडिविजुअल टिपिकली को कहा जाता है सिनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 जो कि है फाइंड द ओड वन आउट विथ रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवेलुएशन टेक्निक। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग, थर्ड है बिहेवियरल एंकोर्ड रेटिंग स्केल एंड फोर्थ ऑप्शन है 360 डिग्री इवेलुएशन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या होता है। परफॉर्मेंस इवेलुएशन में दो मेथड होता है दोस्तों। परफॉर्मेंस इवेलुएशन टेक्निक में क्या होता है? दो मेथड होता है। क्या क्या होता है? तो ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है दोस्तों? ट्रेडिशनल मेथड में आता है फर्स्ट है रेटिंग स्केल,
checklist, force choice method, फिर आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है क्रिटिकल इंसिडेंटल, फिर आता है फील्ड रिव्यू, फिर आता है परफॉर्मेंस टेस्ट, फिर आता है परफॉर्मेंस रैंकिंग, फिर आता है कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन, एंड लास्ट आता है कॉन्फिडेंशियल। एंड मॉडर्न मेथड में क्या क्या आता है दोस्तों? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री टेक्निक, 720 डिग्री टेक्निक, एंड साइकोलॉजिकल अप्रेजल मेथड आता है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स दिया है, इसमें पूछा क्या है? परफॉर्मेंस इवेलुएशन टेक्निक। मॉडर्न मेथड का है दोस्तों ये। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी दिया है। बिहेवियरल अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल है दोस्तों, रेटिंग स्केल है। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग इसमें आता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है द परचेज प्राइस of a log in 100 per unit, while the carrying cost comes to 5% and the consumption of raw material is 2400 unit per unit and ordering cost is rupees 10 per order. What will be the EOQ? मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऑर्डरिंग कोस्ट दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है दोस्तों? ऑर्डरिंग कोस्ट इज इक्वल टू है 10 रुपीज़। कैरिंग कोस्ट है 5% इंटू 100, मतलब कितना होगा? 5 इंटू 100 बाई 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड एनुअल मटेरियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एनुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 24,000 यूनिट्स। तो EOQ क्या हो जाएगा दोस्तों? EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 24,000 इंटू 10 बाई 5, 2 इंटू 24,000 इंटू 10 बाई 5। तो इसका क्या हो गया? 5 2 जा 10, तो इसमें टोटल आ गया 96,000। तो 96,000 का रूट क्या हो जाता है दोस्तों? 310। इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 310। अच्छा, EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? तो EOQ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू R इंटू CO बाई CH।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है 193। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन हेनरी फ्योल, सेकंड है डेविड रिकार्डो, थर्ड है एफ डब्ल्यू टेलर एंड फोर्थ ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। अब जानते हैं, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का क्या कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन हाई एफिशिएंसी, सेकंड है अनड्यूली हाई प्राइस पेड फॉर एसेट्स, थर्ड है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हेन फेयर रिटर्न इज नॉट रियलाइज्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हाई एफिशिएंसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कट थ्रोट कंपटीशन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एडोप्टेड एज ए लास्ट रिसोर्ट फॉर सर्वाइवल। फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स, सेकंड ऑप्शन इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स एंड फोर्थ थर्ड ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है डिविडेंड्स में बी पेड इवन इफ नो प्रॉफिट्स आर मेड, सेकंड है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में गो अप, थर्ड ऑप्शन है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में ड्रास्टिकली फॉल एंड फोर्थ ऑप्शन है कंपनी में मैनिपुलेट अकाउंट्स टू शो प्रॉफिट्स इन द इवेंट ऑफ लॉस। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में गो अप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है 197। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस। तो कैन नहीं कर, ट्रायल बैलेंस में कौन सा एरर नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, सेकंड है ट्रीटिंग एन एक्सपेंसेस एज एन एसेट्स, थर्ड है पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड एंड डी ऑप्शन है रॉन्ग टोटलिंग। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट्स। अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 198। विच अमोंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट ए फाइनेंस फंक्शन। कौन सा प्राइमरीली फंक्शन जो कि फाइनेंस फंक्शन में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन डिसीजंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कौन सा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज होगा इज यूजुअली सूटेबल फॉर माइनिंग कंपनीज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट ऑप्शन है एन्युटी मेथड, सेकंड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, थर्ड है डिप्लेशन मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डिप्लेशन मेथड। अब आते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। तो कौन सा सब्सिडरी बुक अकाउंटिंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज केस बुक, सेकंड है सेल्स बुक, थर्ड है जर्नल बुक एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल्स रिटर्न बुक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्नल बुक। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।